की है और बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगी। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे, ठीक है ना, समझेंगे बिल्कुल आपकी रियल एग्जाम्पल्स से, आपकी रियल लाइफ से जुड़ते हुए एग्जाम्पल्स। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित होती है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। अब पॉइंट्स है विकास, डेवलपमेंट। विकास क्या होता है? अगर मैं विकास के बारे में चर्चा करूँ, विकास जो है आपका गर्भधारण, जब यहाँ पर बच्चा फर्स्ट टाइम माँ के घर में ठहरता है तभी से बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसकी जो परिभाषा रहेगी वो ये नहीं रहेगी कि यहाँ पर जो है विकास आपका जन्म के समय होता है। बच्चे का जो विकास है वो जन्म के समय नहीं होता, बल्कि गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है और विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बच्चे की डेथ नहीं हो जाती, जब तक वह बूढ़ा व्यक्ति हो जाए, जो भी, जब तक भी उसकी सांसें होंगी, लास्ट अंतिम सांसों उसमें चलती रहेगी, तब तक उसका विकास होता रहेगा। ये क्या है? यानी कि आपका जो है मृत्यु तक चलेगा, ठीक है ना, पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो ये तो विकास की डेफिनेशन हुई। और विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। क्लियर? इस तरह से चलिए, केंद्र से बाहर की ओर होता है आपका विकास। देखो, कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया बचपन तक ही सीमित होती है। क्या बचपन तक ही सीमित होती है? विकास की प्रक्रिया बस बचपन तक ही सीमित होगी? नो। अभी मैंने क्या बोला कि जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर आपका डेवलप होता रहता है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होते हैं। इसकी शुरुआत जन्म के समय थोड़ा ही ना होती है। मैंने क्या बोला था कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। जी हाँ, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सेकंड ऑप्शन सही है। लेकिन इसकी शुरुआत जन्म के समय नहीं होती। मैंने भी बताया ना, गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाती है जब फर्स्ट टाइम माँ के घर में बच्चा ठहरता है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय ही होती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए हमारा सेकंड और 4 आंसर राइट है। कौन सा? सेकंड और 4 आंसर राइट है। सेकंड और 4 आंसर राइट होगा, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है मैंने। विकास आपका जीवन प्रयत्न चलता है, सही बात है, लेकिन विकास जन्म के समय नहीं यहाँ पर स्टार्ट होता है, गर्भधारण से स्टार्ट होता है। ओके, इस चीज का पूर्ण विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह गर्भधारण से स्टार्ट होता है, नहीं कि जन्म के समय, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? देखो, संवेदनशील अवधि हम उसे कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब हम अपने पर्यावरण से बहुत चीजें कनेक्टेड करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आता है हर बंदे के साथ एक टाइम ऐसा होता है कि हम सीखने के लिए पूरे तत्पर रहते हैं और कुछ ना कुछ हम नया सीखते भी हैं। वही क्या है? संवेदनशील अवधि। उस समय पर्यावरण हमारे ऊपर बहुत हावी होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। या फिर गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि है? नो। शेषावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि है? नो। यह आपकी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड वाली स्टेज है। जी हाँ, संवेदनशील अवस्था जब आप चाइल्डहुड की स्टेज में होते, बाल्यावस्था की स्टेज में होते, उस समय यह बहुत ही हावी होती है आपके ऊपर और पर्यावरण भी चारों तरफ से इफेक्ट डालते हैं और हम भी सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बेस्ट होगा वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ पहलुओं को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे जो है एक समूह सा बना हुआ है, जो है समूह में 2-4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ओके, और वो कुछ बातें कर रहे हैं, फिर कुछ भी, तो वो बच्चा उनके बारे में कुछ जानना चाह रहा है या फिर कुछ समझना चाह रहा है या फिर उनसे कुछ पूछना चाहता है, वो इच्छुक है, वो तत्पर है। जी हाँ, यही है आपका, ठीक है। जब हम खुद तत्पर होते हैं कुछ सीखने के लिए, खुद एक्टिव होते हैं कुछ करने के लिए, तो वही हमारा आपका संवेदनशील अवधि, ठीक है ना, कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुसार आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता यह है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का विकास पर, बिल्कुल पर्यावरण का, अब जैसा आपको पर्यावरण प्रोवाइड कराया जाएगा वैसा ही आपका विकास होगा। अगर देखो, आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, अगर आपके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति डाउन है तो आपका विकास भी डाउन ही होगा। क्लियर है? अगर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है कि आप रिच फैमिली में
आपका बर्थ हुआ है, बढ़िया अच्छी खासी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है, तो बेस्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, अच्छा डेवलप होगा, ये बात रियल है। तो बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं। बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। इस तथ्य पर विश्वास करेगी कि बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर है, वह आगे के चरणों में भी जो के तो रहेंगे। जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं के बाद में उबर नहीं जा सकता। तो देखो, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता यह है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण होगा, ये बताना है। तो जैसे मैंने भी कहा कि बिल्कुल वातावरण का हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। हम जैसे भी आर्थिक स्थिति में रहते हैं, जैसे भी पर्यावरण में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा विकास होना निश्चित है। अगर हमारा पर्यावरण ऐसा है कि आसपास के बंदे हमारे सामने प्रति समय गाली वाली देते रहते हैं, ऐसे ही बात करते हैं गाली देके एक दूसरे को, तो हम भी वहीं सीखेंगे। और अगर बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपना नेचर बनाया हुआ है और अच्छे से बिहेवियर करते हैं, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो यही बात है। सो इसमें देखो, कह रहे हैं कि अनुभवों को महत्वपूर्ण ही नहीं मानेगा, तो गलत हुआ। फिर जो का तू रहेगा, ये भी गलत हुआ। नकारात्मक घटनाओं के बाद में उभरा नहीं जा सकता। क्यों नहीं उभरा जा सकता? बिल्कुल उभरा जा सकता है। तो बेस्ट यहाँ पे बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं। देखो, कह रहे हैं मानो एक बच्चा है जो कि पुअर फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, ठीक है ना, जन्म हुआ है। मानो बहुत माइंडेड है, कुछ कर गुजरने की चाह है उस बच्चे में, स्टार्टिंग से ही बहुत एक्टिव है, लेकिन उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे जाके उसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, ओके, और उससे बहुत पढ़ाई लिखाई, और वो आज बहुत अच्छी मुकाम पे है। तो ये तो कह रहे हैं कि अगर उसका बचपन नकारात्मक चीज़ों से गुजरा है, तो आगे चलकर उसने बेहतर बनाया है अपने जीवन को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्कूल की बच्चों के सामाजिकरण में क्या भूमिका है। स्कूल की बच्चों के सामाजिक, देखो स्कूल की, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कूल की बच्चों के जीवन में, ठीक है ना, क्या यहाँ पे भूमिका है, सामाजिकरण का पहलू बताना है। अगर हम परिवार की बात करते हैं, परिवार सामाजिकरण का क्या है, आपका प्रथम पहलू है। और क्यों है ये मैंने बताया हुआ है। आप खुद ही थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि जब बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसके बाद उसके कितने कार्य होते हैं भैया। बच्चे को जो है यहाँ पे मिल्क फीडिंग कराना और टॉयलेट कराना, उन्हें पोटी वगैरह कराना, उन्हें खाना खिलाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। 6 महीने के बाद खाना खिलाना, बहुत सारे इशूज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो क्या एक यहाँ पे विद्यालय करेगा उसकी देख रेख, या फिर मीडिया वाले करेंगे, या फिर समाज करेगा? नहीं ना। इसलिए प्रथम यहाँ पर जो संस्था होती है सामाजिकरण की, उसका परिवार होता है, स्पेशली उसकी मॉम डैड होते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल की बच्चों की सामाजिकरण में क्या भूमिका है, कि कोई भूमिका नहीं है, ये तो गलत है। प्राथमिक सामाजिकरण की प्राथमिक तो परिवार है, और थर्ड नहीं, क्या है, सामाजिकरण की, हाँ, सेकंड संस्था है। देखो, पहले की शुरुआती अगर बात करें 0 से 5 साल तक बच्चा अपने परिवार के साथ में बहुत घुल मिल के रहता है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें अपने परिवार के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है और उनकी बातें बहुत अधिक मानता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का स्कूल में, विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, उसके 2-4 फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छे टीचर्स जो है उसके हो जाते हैं यहाँ पे, फिर तो भैया पेरेंट्स को कम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पेरेंट्स की बातें भी सुननी थोड़ी कम हो जाती है, कम आंकना शुरू कर देता है। फिर ज़्यादातर अपने टीचर्स लोगों की और अपने फ्रेंड्स लोगों की बातों पर ध्यान देने लगता है बच्चा। इसलिए कह रहे हैं कि फिर ही आपका सेकंड स्रोत होता है यहाँ पे विद्यालय, ठीक है ना, स्कूल। नेक्स्ट, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में जो है डेवलप होते हैं। संवेदी चालक गामक में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक चरण में। तो बात हो रही है जीन पियाजे की। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में, कि बच्चा स्वयं खोजबीन के माध्यम से खुद एक्टिव होकर चीज़ें सीखता है, सक्रिय होकर खोजबीन, खोज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है जीन पियाजे ने। अब इन्होंने अपनी यहाँ पे 4 अवस्थाएं भी बताई है, जो कि संवेदी चालक अवस्था है, जो कि 0 से 2 साल तक की है। ये वाली अवस्था 0 से 2 साल तक की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 साल की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 7 से 11 है।
अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था ये 11 से 18 प्लस है, ठीक है ना। तो अब आप इन लेवल के आधार पर यहाँ पर खुद ही बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है संक्रियाओं पर संक्रियाएं, एबिलिटीज ऑफ, ऑपरेट ऑफ, ऑपरेशंस इज एक्वायर्ड इन, यानी कि एबिलिटीज, संक्रियाएं, यानी कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर पाते हैं सारी चीज़ें हम। अमूर्त जो चीज़ें, मानो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि माना जो है मीना के पास इतने पैसे हैं, अब उसके पास कितने पैसे, माना इस तरह से, ठीक है, हमें क्वेश्चंस को करना है, यानी कि मैंने बताया भी नहीं कि उतने हैं पैसे, लेकिन फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो आपका होगा अमूर्त संज्ञानात्मक चिंतन के अंतर्गत, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। संवेदी चालक जो गामक यहाँ पे अवस्था होती है, इसमें बच्चा यहाँ पर अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुकरण करके चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीखता है, ओके। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे की सोच जीववादी होती है यहाँ पर, ओके। खिलौनों को भी ये समझता है कि ये भी मेरी की तरह है, यहाँ पे अगर मुझे चोट लगती है तो उसको भी चोट लगेगी अगर इसको नीचे गिराओगे आप खिलौने को। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा धीरे धीरे तर्क वितर्क की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, जी हाँ। लेकिन अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में आप खुद ही देखो, बच्चा 11 से 18 साल की एज में है, 18 साल के एज में है, तो इस साल के 18 साल का बच्चा पूर्ण रूप से पूरा परिपक्व हो जाता है, सारी चीज़ें जान जाता है यहाँ पे। तो संक्रियाओं पर संक्रियाएं, मैथमेटिक्स पर मैथमेटिक्स, फॉर्मूलाज पर फॉर्मूलाज, अमूर्त चिंतन करना, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उसे सोच कर उस आधार पर बताना, उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय निरीक्षण के थ्रू, अनुकूलन के थ्रू, पुरस्कार और दंड। देखो जो ये पुरस्कार वगैरह है इनको फोकस करते हैं कौन, स्किनर साहब, पाउलो स्किनर वगैरह। अनुकूलन भी स्किनर जी फॉलो करते हैं, और निष्क्रिय नकल के माध्यम से जीन प्याजे कभी भी नहीं करेंगे। तो क्या भैया, सक्रिय निरीक्षण के थ्रू। तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, खुद खोजबीन, खुद स्वयं एक्टिविटीज होकर, स्वयं सक्रिय होंगे, खुद एक्टिव करेंगे, ठीक है, खुद कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तब बच्चे स्वयं सीखेंगे। मानो बारिश का पानी है, बारिश बहुत तेज आ रही है, बारिश का पानी है और आपके घर के सामने छोटी छोटी नालियाँ बनी हैं, तो बच्चा क्या करता है, एक छोटी सी कागज़ की नाव बनाता है, नाव को फिर उस पानी में से डालता है, फिर कहता है देखो मेरी नाव जा रही है। तो बच्चा खुद खोजबीन कर रहा है, और वो नाव भी उसे पता है कि नाव इस तरह से बनती है, नाव का जो एंगल होता है ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि हम भी जो है कभी कभी ये हो जाते हैं अचंभित कि ये है क्या, ये किस तरह किया है इस बच्चे ने, ठीक है ना। इस तरह के फॉर्मूले सामने आते हैं। निम्न में से पाठ का उदाहरण कौन सा है, बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन प्रक्रिया का जो है अनुबंधन, उद्दीपन, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। तो पाठ, पहले तो समझो ये पाठ जो शब्द है किसका है, ये पाठ शब्द है वाइगोत्स्की का, और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यहाँ पर देते हैं वाइगोत्स्की। और पाड़ जिसे हम इसके फोल्डिंग भी कहते हैं, पाड़ का मतलब क्या होता है भैया, इसके फोल्डिंग भी से हम कहते हैं इंग्लिश में। पाड़ का मतलब होता है, मानो कि यहाँ पर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, फिर कुछ भी हम उन्हें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो भैया क्या हो गया कि जो बच्चे हैं अब हम थोड़ा हाई लेवल पे लेके चलेंगे, थोड़ा कुछ और हटके पढ़ाएंगे, बार बार एक ही चीज़ पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर होंगे, टीचर्स भी बोर होंगे, तो कुछ और पढ़ाएंगे। अब जाना मानो कि हल्की चीज़ें तो उनको समझ आ गई, लेकिन अब थोड़ा सा हम हाई लेवल करेंगे। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ाया तो बच्चे को त्रुटि होनी स्टार्ट हुई, तो अब हम इसमें हल्का सा संकेत देंगे, हम हल्का सा पहले समझाएंगे, फिर उस पर करने के लिए टेस्ट देंगे। फिर अगर बच्चे को देखो एक दो बार में कैसे समझ आता है, बहुत बारी बारी से करता है तभी समझ आता है, अभ्यास बार बार हम उसे कराते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा पाठ कहलाएगा। जब हम यानी कि अगर बच्चे को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ सीखने में, तो थोड़ा हम हल्का फुल्का संकेत देंगे उसे, ठीक है ना, उसे उस चीज़ का आइडिया देंगे कि ऐसे, तो यहाँ पर कह सकते हैं आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, या फिर आप उसे जो है आधा हल किया हुआ एग्जाम्पल देंगे और फिर बच्चा खुद ही समझ जाएगा। अगर आप उसे फॉर्मूला बता देंगे कि ये सम से इस फॉर्मूले से होगा और ऐसे करो, इसको लगाओ, ठीक है, तो फास्ट कर जाएगा बच्चा, तुरंत से कर जाएगा। हाँ हाँ सर जी, अब तो मेरे माइंड में फिक्स बिल्कुल आ गया है, मेरे दिमाग में, मैं कर लूँगा, ठीक है ना। लेवाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है,
मनोगतिकी, व्यवहारवादी सूचना का प्रसंस्करण या फिर यहाँ पर सोशल कल्चर्स। और भैया क्या बात है, वाइगोत्स्की साहब की बात हुई है, वाइगोत्स्की साहब की बात हुई है यहाँ पर। और ऑप्शन देखो तो क्या बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं। और मैंने बताया अभी कि अगर ऑप्शन में समाज और संस्कृति से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है तो सारे ऑप्शन हमारे कट हुए, क्योंकि यहाँ पर जो वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चा जो है, और ये भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। जी हाँ, वाइगोत्स्की भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा यहाँ पर भाषा पहले सीखेगा, बाद में उसके मन में विचार उत्पन्न होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, समाज और संस्कृति, यानी कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया, विचार विमर्श करेगा, उनके साथ बातचीत करेगा, अंतःक्रिया के माध्यम से संप्रेषण करेगा, तभी उसे सारी चीज़ें पता चलेगी यहाँ पर, तभी वो सीखेगा। तो ये यहाँ पर कहते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित कक्षा है, नियंत्रित और मूल्यांकन है, व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा है। तो एक टीचर है जिसका नाम है सुभिक्षा। सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में क्या करती है, बच्चों को बहुत अहमियत देती है और बेहतर नए नए अन्वेषण, नए नए प्रयोग, नए नए खेल, नए नए विभिन्न। देखो अगर बच्चा जो है किताबी बुक से नहीं सीख रहा है तो फिर वो टीचर सुभिक्षा क्या कराती है, स्टोरी, कहानी के माध्यम से उसे सिखाती है, कविताओं के माध्यम से सिखाती है, खेल विधि के माध्यम से सिखाती है। यानी कि उसे सिखाना है, उसने ठान रखा है मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, तो सिखाना है, मैं उन्हें कैसे भी सिखाऊं। तो यहाँ पर वो कर रही है प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, यानी कि यहाँ पर प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा को वो यहाँ पर जो है फॉलो कर रही है, जो सुभिक्षा टीचर है। जी हाँ, ओके, क्योंकि भैया नई नई चीज़ों के माध्यम से, स्टोरी, कहानियाँ, इनके माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे काफ़ी इंजॉय लेंगे, रुचि लेंगे और सीखने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और सारी चीज़ें सीखेंगे भी। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो सुभिक्षा टीचर है वो अपने बच्चों को सेंटर में रखकर ही चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट करा रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, और ये लास्ट है हमारा, और 10 क्वेश्चन है। देखो कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। पहले कथन देखते हैं फिर तर्क। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की यहाँ पे जो है मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत शब्द हमारा गलत होता है, निगेटिव है। फिर है बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, होंगे। क्यों है मैं बताती हूँ। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि, बच्चों का जो IQ लेवल है, देखो सारी चीज़ें, उसका जो हम क्षमता कह सकते हैं, जिसे हम कैपेसिटी कह सकते हैं, आप खुद ही बताइए। बच्चे जब आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है सीखने और सिखाने का, उसका दिमाग, उसका ज्ञान, उसकी क्षमता, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेसिटी है कितनी। कुछ बच्चे पूरे प्रतिभाशाली होते हैं जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है, और यहीं पर अगर कुछ बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चे कैसे होते हैं भैया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बुद्धि रखते हैं, 190 से 110 प्लस होती है उनकी, और कुछ बच्चे मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि बिल्कुल ही डाउन होते हैं टाइप्स के। ठीक है, तो सभी की क्षमताओं को देखते हुए चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी होती है। लेकिन यहाँ पे बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर देखो कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए आया है तो यहाँ पर पहले उसे परीक्षा देनी होगी तभी एडमिशन होगा। ये चीज़ें गलत है। ठीक है भैया, आप बताओ क्या बच्चा पेट में ही पहले से ही अपनी माँ के गर्भ में ही सीख के आया है? बताओ, क्या A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ABCD पूरा चार्ट से जो है ABCD का पूरा चार्ट से यहाँ पे सारी चीज़ सीख क्या है? नहीं ना, तो आप ही सिखाओगे ना पहले उसको। चलिए, तो लास्ट क्वेरी हमारी यही है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब किया। और अगर आपको ये PDF चाहिए सो फटाफट आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। कोई डाउट्स है, कोई भी इशूज़ है, सो प्लीज़ आप मुझे फटाफट बता सकते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।